नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सुनील। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए या मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, स्टार आईक्यू पीडीएफ से सर्च कीजिएगा, आपको ईजिली ये चैनल मिलेगा और सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल और के साथ में लिंक भी मिलेंगे। के साथ में वीडियो की अपडेट के लिए आप मेरा फेसबुक पेज स्टार आईक्यू एजुकेशन लाइक कर सकते हैं। यही मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं। कल मैंने आपसे 5 सवाल पूछे थे, उनमें से जवाब क्या है कि लिंगानुपात के मामले में हरियाणा का देश में कौन सा स्थान है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 31वां स्थान है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात हो रही है यहाँ पे। जनगणना 2011 के अनुसार जो है वो शहरी बाल लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस में है, तो वो मेवात के अंदर है, ए ऑप्शन। और 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार ही गांव का जो निवासरत क्षेत्र है वो कितना है, वो है सी ऑप्शन 65.12%। और यही जो है शहरों के अंदर कितना है, तो वो उसका आंसर है 34.88%। और 5वां क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता सबसे कम किस में है, तो वो मेवात में यानी कि नूहू के अंदर है। आइए आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पे आप लोग। हाल ही में हरियाणा में सीआईडी विभाग का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर सीआईडी विभाग का ओएसडी नियुक्त किया गया है आईजी आलोक मित्तल को। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है आलोक मित्तल। अच्छा, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर के अंतर्गत आता है ये सीआईडी विभाग, और जो केंद्र सरकार है उसके अंतर्गत आने वाला नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए में आईजी जो है ये सीनियर आईपीएस आलोक मित्तल काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है ये हरियाणा के अंदर सीआईडी विभाग को संभालने वाले हैं। अच्छा, दरअसल क्या है कि इनका डेपुटेशन का टाइम जो है पूरा हो गया है, पर इन्हें जो है अब हरियाणा के अंदर ओएसडी विभाग सौंप दिया गया है। अब ये है कौन आईपीएस आलोक मित्तल। ये 1969 के अंदर पैदा हुए हैं। अभी वर्तमान का प्रयागराज, लेकिन उस टाइम का इलाहाबाद में पैदा हुए हैं। ठीक है, और रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियर हैं ये। उस्मिया यूनिवर्सिटी से पुलिस मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री ली है इन्होंने। नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ से साइबर लॉ में पीजी डिप्लोमा किया इन्होंने। 1993 में यूपीएससी की परीक्षा को पास करके आईपीएस बने ये। पुलिस में आने से पहले इन्होंने तकरीबन 1 साल तक जो है जमशेदपुर के अंदर टाटा मोटर्स के अंदर काम किया था। अब ये इतनी बात मैंने आपको बताई क्यों है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है क्या कि इन्होंने हरियाणा कैडर को ज्वाइन किया। और आलोक मित्तल ही ऐसे हैं देश में सबसे पहले 2007 में फरीदाबाद में बतौर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महिला पीसीआर की शुरुआत की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि महिला पीसीआर की जो शुरुआत है वो कब हुई, 2007 में, किसने की थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। आलोक मित्तल ने की थी। अच्छा, एक बात आपको शायद न्यूज़ में कभी पढ़ा हो आपने, तेलगी स्टाम्प मामला हुआ था, उसमें भी आलोक जो थे वो सीबीआई एसपी थे उस टाइम पे ये, और उन्होंने उस टाइम में आयकर विभाग के टाइम पे जो है आंकलन वगैरह भी किया था उस मामले का। इसके अलावा भी एक इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी के दौरान जो है रक्षित टंडन के साथ इन्होंने गुड़गांव में साइबर सेफ कैंपेन की भी शुरुआत की थी। तो आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि गुरुग्राम में साइबर सेफ कैंपेन की शुरुआत किसने की थी, तो आलोक मित्तल ने की थी। ठीक है, और इन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी नवाजा जा चुका है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, अब मन में आ रहा है कि ये ओएसडी ऑफिसर होते कौन है, तो ओएसडी का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। देखिएगा, वैसे तो ये रिटायर होने ही वाले होते हैं, लेकिन इनको जो है हमेशा किसी गोपनीय काम के लिए या किसी कोई स्पेशल वर्क के लिए चुना जाता है, और एक डिटेक्टिव के रूप में या डिटेक्टिव एजेंट के रूप में ये काम करते होते हैं, या किसी स्पेशल वर्क के लिए इन्हें नियुक्त करते हैं, या सीएम के यूं कहिएगा आप लोग एक सलाहकार के रूप में मान के चलिएगा आप लोग, उसके लिए इन्हें नियुक्त किया जाता है। इसका फुल फॉर्म ही ऐसा बना है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। इनका कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं होता है। ठीक है, बस ये मान लीजिएगा अपनी मनमर्जी का काम कर सकते हैं, या
बाकी अधिकारियों के उस विभाग में सभी अधिकारियों के बाप कहलाएंगे उस टाइम के, जब भी कोई ऐसे अधिकारी को सरकार नियुक्त करती है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हरियाणा में विधायक दल की बैठक में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव रखा गया है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण देने का सुझाव रखा गया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। पढ़ी लिखी पंचायतों का ऐतिहासिक निर्णय तो हरियाणा ने कर ही लिया है, लेकिन अब साथ के साथ क्या है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। बुधवार को चंडीगढ़ के अंदर भाजपा की और गठबंधन वाली सरकार जेजेपी इन दोनों की बैठक हुई थी, उसके दौरान जो है इस पे सहमति लगी थी। अभी जो है हरियाणा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है, लेकिन इस पे डिप्टी सीएम और बाकी जो और मंत्री है उनका ये जो है सुझाव है कि 50% आरक्षण जो है वो पंचायत के अंदर जो है महिलाओं का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस जिले में टिड्डी दलों के अटैक को लेकर एचएयू के कीट विशेषज्ञ ने अलर्ट जारी किया है? तो एचएयू के कीट विशेषज्ञ ने अलर्ट जारी किया है हरियाणा के सभी जिलों के अंदर, 22 के 22 जिलों के अंदर जो है अलर्ट जारी किया है। हालांकि ये रेवाड़ी के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव और के साथ में हिसार जिले के अंदर भी आने की काफ़ी हद तक संभावना है, लेकिन इसके चलते हुए हरियाणा के अंदर सभी जिलों के अंदर टिड्डी दलों के लिए जो है अलर्ट कर दिया है। अब इन टिड्डी के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप देखिएगा इस टाइप से ये हमला बोलती है, यूं कहिएगा पूरे खेत को चट कर जाती है। चलिए कोरोना महामारी तो चल ही रही है, लेकिन उससे बड़ी भी एक टाइप की ये महामारी मैं कह सकता हूं, क्योंकि मतलब गांव तक अभी कोरोना इतने इस हद तक नहीं पहुंचा है। गांव मुझे ऐसा लगता है कि सेफ है, शायद आपकी राय क्या है इस पर आप बता सकते हैं मुझे, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि भारत के जितने भी गाँव हैं ऑलमोस्ट बहुत अच्छे तरीके से सेफ है, लेकिन अब तक सेफ थे। लेकिन ये और ही बड़ी महामारी है, अगर खेत सारे चट कर दिए तो फिर किसान जो अन्नदाता कहलाता है वो फिर किसके लगेगा। और कृषि विशेषज्ञों की माने तो एक टिड्डी दल 2500 लोगों के बराबर खाना खा जाता है, ठीक है। एक टिड्डी दल या 25 ऊंट या 10 हाथी के बराबर एक दिन में फसल चट कर जाता है ये। और पाकिस्तान की तरफ से ये आ रहे हैं, खैर पाकिस्तान ये भूखा नंगा हमारे लिए हमेशा ही मुसीबत ही पैदा करता रहता है क्या। और 20 सालों के बाद में इतना बड़ा हमला देखने को मिल रहा है ये। इनका जीवन काल अगर आप पूछें कितना है, तो एक जो आपकी फीमेल टिड्डी होती है वो 3 बार अंडे दे सकती है, ठीक है। और एक बार में 95 से 158 अंडे दे सकती है ये। इनका जीवन काल जो है वो 5 महीनों का होता है। पहले प्रजनन काल में जो है टिड्डियाँ 20 गुना, दूसरे में 400 और तीसरे में 1600 गुना तक बढ़ जाती है ये। इन टिड्डी दल में जो मेल होता है, नर होता है ना, अगर उसको खाना टाइम पे मिलता रहे तो वो बहुत लंबे टाइम तक जी सकता है, लेकिन फीमेल तो बच्चे को जन्म देने के बाद ही मर जाती है ये। पिछले 1 साल से भारत, पाकिस्तान और पूरे जो अरब प्रायद्वीप है इसके अंदर ये बेमौसम बारिश हो रही है। थोड़ा सा ये बारिश वाला मौसम होता है या नमी वाला मौसम होता है, उसी दौरान जो है ये टिड्डी दल का अटैक देखने को मिलता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है ये। 150 किलोमीटर तक की दूरी एक दिन में ही नाप लेती है ये। एक दिन में 8 करोड़ के झुंड में, मतलब इसका पूरा दल आप पूछे लगभग 8 साढ़े 8 करोड़ होता है एक झुंड इनका। 2 ग्राम एक टिड्डा खा लेता है, ठीक है। मतलब एक टिड्डा कितना खा सकता है, एक टिड्डे का भार ही लगभग 2 ग्राम होता है और अपने भार के बराबर ये जो है अन्न खा सकता है। 1 किलोमीटर जो है बड़े दल में तकरीबन 4 करोड़ टिड्डियां हो सकती है। अगर 1 किलोमीटर का आप दायरा पूछे तो उसमें 4 करोड़ के आसपास हो सकती है ये। 10 हाथी के बराबर, ठीक है। और 10,000 से ज़्यादा प्रजाति दुनिया भर में टिड्डियों की है, जिसमें से 4 प्रजाति भारत में है, जैसे रेगिस्तानी टिड्डा है, प्रवाजक टिड्डा है, बम्बई टिड्डा है और पेड़ वाला टिड्डा है। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक है रेगिस्तानी टिड्डा। इनका बचाव क्या है? इनकी बचाव तो यही है कि थाली बजाओ, घंटी बजाओ, यही बचाव हो सकता है, या स्प्रे वगैरह किया जा सकता है। हाँ, इतना है कि ये जो है टिड्डी दल शाम को 6-7 बजे के आसपास ज़मीन पे बैठ जाता है, पूरी रात ज़मीन पे ही रहता है ये। उस टाइम पे अगर स्प्रे वगैरह की जाए तो इनको ख़त्म किया जा सकता है। सुबह 8 से 9 बजे के आसपास ये उठता है, उसी के बीच में अगर दवाई वगैरह छिड़काई कर दी जाए तो ये मर सकता है। सर दवाई कौन सी छिड़की जाए? तो क्लोरोपायरोफोस व EC 20 EC जो है इसका छिड़काव करने से टिड्डियाँ मर जाती है, और रात में ही छिड़काव करना चाहिए इनका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी की लड़कियां आत्मनिर्भर अभियान के तहत कोविड-19 से बचाव के लिए बॉडी कवर किट तैयार कर रही है? बॉडी कवर किट यानी कि वो PPE किट होती है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, वो तैयार कर रही है हरियाणा के अंदर HAU की गर्ल्स, ठीक है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और ये HAU की लड़कियां जो है ये है आपकी होम साइंस कॉलेज की है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। बॉडी कवर किट तैयार कर रही है अपने प्रिंसिपल या अपने डिपार्टमेंट के जितने भी अध्यक्ष हैं उनके साथ
साथ में। इससे पहले मैंने थोड़े दिन पहले आपको पढ़ाया होगा, HAU मास्क भी बना रही है इसी आत्मनिर्भर अभियान के तहत ही, और उन सभी को कोविड योद्धाओं तक जो है पहुंचाने में मदद मिल रही है। अब तक जो है 166 किट तैयार कर दी है इन्होंने, जो कि 21,700 रुपये भी कमा चुकी हैं ये। और ये जो जितना भी आपका मटेरियल वगैरह होता है, इनको सामाजिक संस्थाओं द्वारा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। HAU का जिक्र हुआ है, इसके प्रोफेसर का नाम है KP सिंह और इसकी स्थापना 2 फरवरी 1970 को हुई थी। हरियाणा हिसार के अंदर इसकी जो है वो स्थापना है। ये राजगढ़ रोड पे है, आप सभी जानते भी होंगे आप इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में किस यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन पूरी तरीके से ऑनलाइन माध्यम से होंगे? सभी को पता है कि लॉकडाउन का टाइम है और अब बच्चे जो हैं वो कॉलेज में आके खुद एडमिशन ले नहीं सकते, और अगर लें तो भी प्रशासन को दिक्कत है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो सकती। क्योंकि आपको पता है जब एडमिशन होते हैं तो लंबी लंबी लाइनें लगती है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए MDU ऐसा कर रही है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रही है जिससे घर बैठे सारे ही जो है वो एडमिशन करवा सके। और ऐसा 22 सालों के इतिहास में पहली बार हो रहा है MDU के अंदर, ठीक है, ताकि स्टूडेंट जो है बिना मिले सोशल डिस्टेंसिंग से घर बैठे ही ये काम कर सके। और ये ऑनलाइन एडमिशन जो है 15 जुलाई तक जो है ये सॉफ्टवेयर वगैरह तैयार हो जाएगा और 15 जुलाई के बाद में ये एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। MDU का जिक्र हुआ है, इसकी स्थापना 1976 के अंदर हुई है। राजबीर सिंह इसके VC है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंतर्गत आती है। मोटो क्या है इसका? विद्या विंदते अमृतम, ठीक है, तो आप ये संस्कृत का मोटो है, इतना भी याद करिएगा। रोहतक के अंदर है ये MDU यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में नशे की जड़ से खात्मे के लिए हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन हो गया है। इसकी कमान किसे दी गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। एक पहला इंपॉर्टेंट था, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन इन पे हाई फ्रीक्वेंसी रख रहा हूं मैं, ठीक है, कि कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ब्यूरो है, ये हरियाणा के अंदर पहली बार ही गठन हुआ है और इसके चीफ बनाए गए हैं ऑफिसर श्रीकांत जाधव। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये घोषणा की है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, ठीक है। नशे को खात्मा करने के लिए श्रीकांत जाधव होंगे ब्यूरो के चीफ, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है वो याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि किस अधिकार के तहत निजी स्कूलों से आय से संबंधी जानकारी नहीं मांग सकते हैं। भाई उनसे पूछ नहीं सकते हैं प्राइवेट स्कूलों से उनकी इनकम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि कुछ स्कूल ने जैसे लॉकडाउन के टाइम पीरियड के दौरान जो है वो फीस मांग रहे थे प्राइवेट स्कूल, तो अभिभावक जितने भी हैं जिनके माता पिता है बच्चे, उनको उन्होंने क्या हाईकोर्ट में ये याचिका दायर कर दी कि इनकी इनकम तो बताओ, ये इतने लाखों करोड़ों कमाते हैं तो इनके पास में तो बहुत पैसा है, इनकी इनकम जारी होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने इस पे जो है विचार करके ये घोषणा की है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार के तहत कोई अपनी आय जो है वो नहीं बता सकता है। ये सूचना का अधिकार जो है ये 15 जून 2005 को अधिनियम आया था ये, और पूर्णतः लागू किया गया था ये 12 अक्टूबर 2005 को। इसको हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर। सूचना का अधिकार का सीधा सा मतलब होता है कि सूचना पाने का अधिकार। जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है, और सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य को, शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। इसी अधिकार के तहत जो है, ठीक है, ये मतलब एक खुद का पर्सनल अधिकार भी है कि अपनी सूचना किसी को हम लोग दें या ना दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उससे पहले सच ही जान लेते हैं हम लोग पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1966 के अंदर हुई है, और इसके चीफ जस्टिस का नाम क्या है? रविशंकर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने 42 भाषाओं में 27,000 से अधिक गाने लिखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 42 भाषाओं में 27,000 से ज्यादा गाने लिखकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है किसने? डॉक्टर राजरूप फूलिया ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है डॉक्टर राजरूप फूलिया, ठीक है। और इन्होंने 42 भाषाओं में ये तो लिखा ही लिखा है। इन्होंने 2 वर्ष के अंतराल में ये गाने गाए हैं, और इसी उपलब्धि को देखते हुए हरियाणा सरकार इन्हें सम्मानित भी करेगी। हरियाणा में मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव का नाम केसनी आनंद अरोड़ा है। अच्छा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले क्वेश्चन पढ़ाया था कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरियाणा और पंजाब की दोनों की मुख्य सचिव जो है महिला है। हरियाणा की तो केसनी आनंद अरोड़ा है, पंजाब की हाल ही में मुख्य सचिव बनी है एक महिला, उसका नाम आप कमेंट में बताइएगा, मैंने आपको अभी 2-4 दिन पहले ही बताया था। हाल ही में कावड़ यात्रा पर रोक लगाते हुए किसने आदेश जारी किए हैं कि
कोई अगर इस दौरान हरिद्वार में घुसा तो 14 दिन तक उसी के खर्च पर ही क्वारंटाइन करवाया जाएगा उसे। तो देखिएगा, मैंने आपको थोड़े दिन पहले पढ़ाया था कि हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी, इन तीनों राज्यों के सीएम ने ये फैसला लिया है कि कांवड़ यात्रा पे इस बार रोक लगा दी जाएगी। लेकिन एक आज नया फरमान आया है कि अगर कोई यात्री आ भी गया तो उसको उसी जगह पे जो है क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, खर्चा उसी का ही लगेगा। ये अभी हाल ही में हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी के पुलिस की एक मीटिंग हुई है, उन्होंने इसको जो है इसकी घोषणा की है। बी ऑप्शन सही है इसका। और कांवड़ियों के लिए हरियाणा में पूरी तरीके से रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने संयुक्त बैठक में ये फैसला लिया है, जिसमें से हरियाणा के यमुनानगर और करनाल जिलों के एसपी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पौधारोपण की खानापूर्ति करने के लिए सरकार देशज प्रजातियों के पौधों हैं उनको प्रोत्साहित करने वाली है, और इसके तहत काबली कीकर को हटाकर किन के बीज का रोपण किया जाएगा। तो हरियाणा में काबली कीकर के बीजों को हटाकर रोहिड़ा के बीज जो हैं वो लगाए जाएंगे, अरावली क्षेत्र वगैरह को हरित करने के लिए, बाकी पूरे हरियाणा के अंदर भी। ए ऑप्शन सही है। ये पौधा होता है रोहिड़ा का, आपने शायद देखा भी होगा खेतों के अंदर, और ये घोषणा की है हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने। ठीक है, प्रदेश के अंदर अगर हम लोग न्यूज की माने, अखबारों की माने, डेटा क्या है कि प्रदेश में तकरीबन 6.80% जो है जमीन पर वन क्षेत्र है। डेढ़ दशक पहले 10% हुआ करता था ये। ठीक है, और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार प्रदेश में भौगोलिक क्षेत्र के 20% भाग पर वन होना चाहिए। इसका उल्टा है, प्रदेश में जो 1608 वर्ग किलोमीटर पर ही वन है, जो कि राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 3.64% है। ठीक है, ये आंकड़े जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। चलेगा, इतने ही थे आज के क्वेश्चन इतने थे, लेकिन आपके लिए 5 सवाल है। महिला साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज़्यादा? अंबाला, गुरुग्राम, करनाल, फरीदाबाद। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर क्या है? 60.55, 75.55, 63.55 और 67.55। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सबसे ज़्यादा? गुरुग्राम, करनाल, भिवानी या फरीदाबाद। और चौथा क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि कितनी है? 18.90, 17.90, 19.90, 21.55। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2-4 बार देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसे। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या में दशकीय वृद्धि ज़्यादा है? पानीपत, सोनीपत, हिसार और गुरुग्राम। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।